नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज इंडिया, देश की भरोसेमंद आवाज। मैं हूं प्रतीक्षा। खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। दिल्ली एनसीआर को पीएम मोदी की दो बड़ी सौगात, द्वारका एक्सप्रेसवे और UER-2 का उद्घाटन। वोट अधिकार यात्रा, राहुल गांधी और तेजस्वी ने इलेक्शन कमीशन और बीजेपी पर साधा निशाना। हिमाचल में बरसात का कहर, अब तक 262 मौतें। और पाकिस्तान में बाढ़ का भीषण कहर, 48 घंटे में 327 मौतें, हालात बेकाबू। अब खबरें विस्तार से। दिल्ली एनसीआर की ट्रैफिक जैम की समस्या को दूर करने और सफर को आसान बनाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज 2 मेगा प्रोजेक्ट्स देश को समर्पित किए। करीब 11,000 करोड़ रुपए की लागत से बनी द्वारका एक्सप्रेसवे के दिल्ली सेक्शन और अर्बन एक्सटेंशन रोड 2 यानी UER-2 का उद्घाटन किया गया। इस मौके पर पीएम मोदी के साथ केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी मौजूद थे। पीएम मोदी ने यहां रोड शो भी किया और कहा कि ये दोनों प्रोजेक्ट्स राजधानी को ट्रैफिक जैम से बड़ी राहत देंगे। UER-2 के शुरू हो जाने के बाद सफर बेहद आसान हो जाएगा। जहां पहले सिंधु बॉर्डर से द्वारका एक्सप्रेसवे तक की दूरी तय करने के लिए 2.5 घंटे लगते थे, वहीं ये सफर महज 40 मिनट में पूरा होगा। इसका सीधा फायदा दिल्ली वालों को ही नहीं बल्कि रोजाना एनसीआर से राजधानी में एंट्री करने वाले करीब 3 लाख वाहनों को भी मिलेगा। इन गाड़ियों को अब दिल्ली के अंदर नहीं पाना पड़ेगा, जिससे शहर की सड़कों पर ट्रैफिक का दबाव कम होगा। द्वारका एक्सप्रेसवे का दिल्ली हिस्सा भी बेहद खास है। 10.1 किलोमीटर लंबे इस सेक्शन को 5,360 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया है। यह हिस्सा शिव मूर्ति चौक से द्वारका सेक्टर 21 और वहां से दिल्ली हरियाणा बॉर्डर तक फैला है। यह सेक्शन यशोभूमि, DMRC की ब्लू और ऑरेंज लाइन, आने वाले बिजवासन रेलवे स्टेशन और द्वारका क्लस्टर बस डिपो को जोड़ते हुए मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी देगा। यानी अब सड़क, मेट्रो और रेलवे तीनों के बीच यात्रा और भी सुविधाजनक हो जाएगी। गेम चेंजर प्रोजेक्ट सरकार का दावा है कि द्वारका एक्सप्रेसवे और UER-2 दिल्ली एनसीआर में ट्रैफिक मैनेजमेंट के लिए गेम चेंजर साबित होंगे। एक और जहां यात्रियों के लिए एयरपोर्ट तक पहुंचना आसान होगा, वहीं एनसीआर से चंडीगढ़ तक का सफर भी तेज हो जाएगा। साथ ही दिल्ली की सड़कों से भीड़भाड़ कम होगी और आर्थिक गतिविधियों को भी रफ्तार मिलेगी। इन प्रोजेक्ट्स के शुरू होने के साथ ही राजधानी की तस्वीर बदलने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया गया है। आज देश से बिहार में राहुल गांधी और तेजस्वी की वोट अधिकार यात्रा शुरू हो गई है। इस यात्रा में 16 दिन में बिहार के 20 जिलों से गुजरते हुए 1300 किलोमीटर का सफर तय करेंगे। यात्रा की शुरुआत रोहतास से हुई और इसका समापन पटना में होगा। राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पर आरोप लगाते हुए कहा है कि महाराष्ट्र में 1 करोड़ नए वोटर पैदा किए गए हैं और कर्नाटक में एक विधानसभा में 1 लाख से ज्यादा वोट चोरी हुए। उन्होंने कहा है कि यह संविधान और जनता के वोट के अधिकार के खिलाफ एक गंभीर कदम है। हर चुनाव में नरेंद्र मोदी जी, बीजेपी जीतती है। जहां भी देखो चुनाव होता है, ये जीतते हैं। महाराष्ट्र में सारे के सारे जो ओपिनियन पोल्स थे वो कह रहे थे कि इंडिया गठबंधन महाराष्ट्र में चुनाव जीतेगा। लोकसभा के समय हमारा गठबंधन महाराष्ट्र में चुनाव जीतता है। उसके 4 महीने बाद उसी महाराष्ट्र में बीजेपी का गठबंधन स्वीप करता है, चुनाव जीतता है। हमने थोड़ी सी इंक्वायरी की, पता लगा कि लोकसभा चुनाव के बाद इलेक्शन कमीशन ने महाराष्ट्र में जादू से 1 करोड़ नए वोटर पैदा कर दिए। लोकसभा में और विधानसभा में 1 करोड़ वोटरों का फर्क था। और भाई और बहनों,
जहां भी ये नए वोटर आए वहां पर बीजेपी का गठबंधन जीता। हमारा एक वोट कम नहीं हुआ। हमारे गठबंधन को जितने वोट लोकसभा में मिले उतने ही वोट हमें विधानसभा में मिले। बीजेपी को सारे के सारे नए वोटरों के वोट मिले और वो चुनाव जीते। हमने शिकायत की, इलेक्शन कमीशन से कहा, उनको कहा हमें वीडियोग्राफी दिखाओ, इलेक्शन कमीशन ने मना कर दिया। उसके बाद हमने इंक्वायरी शुरू की। कर्नाटक में एक लोकसभा एक विधानसभा में हमने इंक्वायरी शुरू की, सारे के सारे रिकॉर्ड निकाले और एक रिकॉर्ड को दूसरे रिकॉर्ड से कंपेयर किया। भाई और बहनों, पता लगा कि एक विधानसभा में 1,00,000 से ज्यादा वोट चोरी हुए और इन वोटों के कारण लोकसभा की सीट कर्नाटक में बीजेपी जीती। बीच में तेजस्वी यादव ने भी पीएम मोदी पर हमला बोलते हुए कहा था कि बिहारियों के साथ धोखा किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि वोट का अधिकार ही लोकतंत्र की ताकत है और इसे किसी हाल में छीनना नहीं जा सकता। तो कांग्रेस और उसके सहयोगी बल बिहार में इस यात्रा को सफल बनाने के लिए पूरी तैयारी कर चुके हैं। अब ये देखना बाकी है कि ये वोट अधिकार यात्रा बिहार के चुनावी समीकरण को कैसे प्रभावित करती है। सबको एक वोट देने का अधिकार जो है हमारे संविधान ने देने का काम किया, लेकिन भाजपा के लोग जो काम खुद से नहीं करते हैं वो काम अब इलेक्शन कमीशन को आगे करके वो करवाने का काम कर रहे हैं। यानी आपसे आपका वोट देने का अधिकार छीन रहे हैं। कई जीवित लोगों का नाम काट दिया गया, बताया गया कि मृत हैं। हम लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में राघोपुर की जनता जो विधानसभा से हम चुन करके आते हैं, कई लोगों को मृत्यु पा दिया गया है। जो लोग जीवित हैं उनको हम लोगों ने सुप्रीम कोर्ट भेजा, पेश किया कि इलेक्शन कमीशन कितनी बेईमानी कर रही है मोदी जी के इशारे पर। और राहुल जी ने भी उन सभी लोगों को बुला करके अपने घर पे 10 जनपद पर मृत लोगों को, जिन्होंने चुनाव आयोग के लोगों ने मृत घोषित किया था, उनके साथ राहुल जी ने चाय पीने का काम किया। आप समझ सकते हैं कि आपके वोट की चोरी नहीं की जा रही है, बल्कि डकैती डाली जा रही है, डकैती डाली जा रही है। बिहार लोकतंत्र की जननी है। भाजपा के लोग, मोदी जी, अमित शाह, इलेक्शन कमीशन के लोग कान खोल करके सुन ले। लोकतंत्र की जननी से लोकतंत्र को राहुल जी, तेजस्वी महागठबंधन के लोग खत्म नहीं होने देंगे, नहीं होने देंगे। आपके अधिकार को ही नहीं बल्कि आपके अस्तित्व को छीनने का प्रयास किया जा रहा है। वोटर लिस्ट से नाम कटा तो फिर पेंशन से नाम काटेंगे, फिर राशन से नाम काटेंगे। ये एक बड़ी साजिश है। इस साजिश का बदला हम सब लोगों को लेना है और अपनी अपनी वोटों की हिफाजत हम सब लोगों को करना है। और आप लोगों को निश्चित हम करने आए हैं कि आपकी लड़ाई राहुल गांधी जी, महागठबंधन के सारे नेता और तेजस्वी लड़ने का काम करेगा।
हिमाचल प्रदेश इन दिनों बरसात की मार से बेहाल है। लगातार हो रही बारिश ने जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त कर दिया है। प्रदेश में अब तक 262 लोगों की मौत हो चुकी है और सिर्फ 24 घंटे में मां बेटी समेत 10 लोगों की जान चली गई। कुल्लू जिले के शालानाला में बादल फटने से इलाके में भारी तबाही मच गई। कई घरों में मलबा भर गया और कुछ पूरी तरह जमींदोज हो गए। कुल्लू मंडी के अलग अलग इलाकों में 10 से ज्यादा घर क्षतिग्रस्त हुए हैं। वहीं टकोली, पनारसा और नगवाई में 10 से अधिक गाड़ियों को नुकसान पहुंचा है। कई वाहन मलबे में दब गए हैं। बरसात की वजह से भूस्खलन और हादसों का सिलसिला भी जारी है। मंडी में बादल फटने से हालात बेहद खराब है। चंबा में पहाड़ी से बाइक टकराने से एक युवक की मौत हो गई है। कांगड़ा में जवाली में पोंग बांध में डूबने से एक व्यक्ति की जान चली गई। वहीं चंबा भरमौर राष्ट्रीय राजमार्ग पर श्रद्धालुओं की कार रावी नदी में गिर गई तो जिसमें 2 लोगों की मौत हुई जबकि 2 घायल और एक लापता है। किन्नौर जिले के यूला कांडा में जन्माष्टमी मनाने जा रहे दिल्ली के 2 श्रद्धालु भूस्खलन की चपेट में आ गए। मलबे और पत्थरों की चपेट में आने से दोनों की खाई में गिरकर मौत हो गई। शिल्टी मार्ग पर भी देर रात एक कार दुर्घटनाग्रस्त होने से महिला की जान चली गई। प्रदेश में अब तक इस मानसून सीजन में 261 से ज्यादा मौतें दर्ज हो चुकी है। सिर्फ बादल फटने और बाढ़ की घटनाओं में ही 136 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। बाकी मौतें बारिश से जुड़े अलग अलग हादसों में हुई है। बरसात का असर जनजीवन पर साफ नजर आ रहा है। प्रदेश की 350 से ज्यादा सड़कें बंद हुई है। कई जगहों पर ट्रैफिक पूरी तरह बाधित है और लोग घंटों फंसे हुए हैं। नदी नाले उफान पर है जिससे सफर जोखिम भरा हो गया है। मौसम विभाग ने आज चंबा, कांगड़ा, मंडी, शिमला और सिरमौर जिलों में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम वैज्ञानिकों ने का कहना है कि 20 अगस्त तक आसमान से राहत की उम्मीद नहीं है। ऐसे में आने वाले दिनों में और मुश्किल बढ़ सकती है। पाकिस्तान में भारी बारिश और अचानक आई बाढ़ ने खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में तबाही मचा दी है। पिछले 48 घंटों में 327 लोगों की मौत हो चुकी है जिनमें कई बच्चे भी शामिल हैं। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटों में 151 लोग मारे गए हैं जिनमें 144 खैबर पख्तूनख्वा और 7 पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में थे। सबसे अधिक प्रभावित बुनेर जिला जहां 204 मौतें हुई है। शांगला, मनसेहरा, स्वात और बाजौर में भी भारी बारिश का नुकसान हुआ है। प्रांतीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने बताया है कि कम से कम 120 लोग घायल हैं और राहत बचाव अभियान जारी है। सेना प्रमुख फील्ड मार्शल सैयद असीम मुनीर ने बाढ़ प्रभावित लोगों के लिए विशेष निर्देश जारी किए हैं। मौसम विभाग ने चेताया है कि 21 अगस्त तक बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। सभी लोगों से सतर्क रहने की और सुरक्षा स्थानों पर रहने की अपील की गई है। जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले में रविवार तड़के बादल फटने और भूस्खलन की 2 अलग अलग घटनाओं ने तबाही मचा दी। राजबाग और जंगलोट इलाके के जोध घाटी गांव में हुई इस प्राकृतिक आपदा में 7 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है जबकि 5 लोग घायल बताए जा रहे हैं। लगातार रात भर हुई भारी बारिश के बाद अचानक आई इस आपदा से इलाके में अफरा तफरी मच गई। अधिकारियों के मुताबिक बादल फटने से जोध घाटी गांव में 5 लोगों की जान गई है। वहीं जंगलोट इलाके में भूस्खलन की चपेट में आकर 2 लोगों की मौत हुई। कई घरों को नुकसान पहुंचा है और गांव तक जाने का रास्ता बंद हो गया। उधर जोध घाटी से 5 घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया है जहां उनका इलाज जारी है। जिला विकास आयुक्त राजेश शर्मा वरिष्ठ प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों के साथ घटनास्थल पर मौजूद है और राहत एवं बचाव कार्य की निगरानी कर रहे हैं। मौके पर पुलिस, एनडीआरएफ और स्थानीय लोग मिलकर संयुक्त रूप से बचाव अभियान चला रहे हैं। भारी बारिश से जलाशयों का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है और ऊझ नदी खतरे के निशाने के करीब बढ़ रही है। प्रशासन ने लोगों को एहतियात बरतने और नदियों नालों से दूर रहने की अपील की है। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने
इस हादसे पर गहरा दुख व्यक्त किया है। उन्होंने मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना जताई और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। सीएम ने प्रशासन को राहत, बचाव और निकासी के लिए हर संभव कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी उपराज्यपाल और मुख्यमंत्री से बात कर हालात की जानकारी ली। उन्होंने आश्वासन दिया है कि मोदी सरकार की ओर से हर संभव मदद प्रदान की जाएगी। सेना, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और पुलिस की टीमें लगातार अभियान चला रही है। नासिक से एक अनोखी तस्वीर सामने आई है, जहां पुलिस ने अपराधियों को सबक सिखाने के लिए बेहद अलग तरीका अपनाया। अंबड़ पुलिस स्टेशन की टीम ने उन अपराधियों के बीच सड़क में बारात निकाली जो अक्सर मार्केट में अपराध किया करते थे। पुलिस कर्मियों ने उन्हें सार्वजनिक तौर पर दंड बैठक कराई और सबके सामने अपराध न करने की कसम खिलाई। इस पूरी कार्रवाई का मकसद था आरोपियों को यह एहसास दिलाना कि अब नासिक की सड़कों पर उनका खौफ नहीं चलेगा, बल्कि कानून का ही सिक्का चलेगा। नाही हो ना. अहो कड साहेबांना आम्हाला दुपारी बोललो बिंदास घेऊन टाका सगळं म्हणे. वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपका फिर एक बार स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। मुंबई और महाराष्ट्र के कई हिस्सों में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश ने जल संकट की चिंता कुछ हद तक दूर कर दी है। शनिवार शाम 6:45 पर संजय गांधी नेशनल पार्क के भीतर बनी तुलसी झील पूरी तरह भरकर ओवरफ्लो हो गई है। बीएमसी के मुताबिक तुलसी झील भांडुप वाटर ट्रीटमेंट कॉम्प्लेक्स से जुड़ी हुई है और इसमें 804.60 करोड़ लीटर पानी यानी 8046 मिलियन लीटर पानी जमा करने की क्षमता है। अब ये झील लबालब भर चुकी है और लगातार ओवरफ्लो हो रही है। मुंबई को पानी सप्लाई करने वाली कुल 7 झीलें भादसा, वैतरणा, अपर वैतरणा, तानसा, तुलसी, मोदक सागर और मिडिल वैतरणा में अब तक 13,04,941 मिलियन लीटर पानी जमा हो चुका है। यह उनकी कुल क्षमता का करीब 90.16% है। बीएमसी अफसरों का कहना है कि लगातार हो रही बारिश से पानी स्टोरेज की स्थिति और बेहतर होती जा रही है। इन 7 झीलों की कुल क्षमता 14,47,363 मिलियन लीटर है। बारिश का असर सिर्फ जलाशयों तक ही सीमित नहीं रहा। मुंबई और आसपास के कई इलाकों में भारी जल भराव देखने को मिला है। गांधीनगर, किंग सर्कल और सायन रेलवे स्टेशन पर पानी भरने से लोगों को आवाजाही में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। मौसम विभाग ने रत्नागिरी, रायगढ़, मुंबई शहर, मुंबई उपनगर, ठाणे और पालघर जिलों में रेड अलर्ट जारी किया था। अलर्ट के बाद से लगातार तेज बारिश हो रही है। शुक्रवार रात से शनिवार तक हुई बारिश से झीलों के जलस्तर में भी तेजी से इजाफा हुआ है। भादसा जिले में 3 मिलीमीटर, मिडिल वैतरणा में 14 मिलीमीटर, तानसा झील में 23 मिलीमीटर, मोदक सागर और अपर वैतरणा झील में 14 मिलीमीटर बारिश का पानी जमा हुआ है। तो बारिश का ये दौर जारी रहा तो जल्द ही बाकी झीलें भी पूरी तरह से भर सकती है। फिलहाल मुंबई को पानी सप्लाई को लेकर राहत भरी खबर सामने आई है।
मुंबई के गोरेगांव इलाके से एक बेहद दर्दनाक खबर सामने आई है। 17 साल की एक छात्रा ने गुरुवार को अपने अपार्टमेंट की 23वीं मंजिल से छलांग लगाकर आत्महत्या कर ली। प्राथमिक जानकारी के अनुसार छात्रा 15 दिन बाद लंदन जाकर अपनी पढ़ाई जारी करने वाली थी। मौके पर मौजूद सूत्रों के मुताबिक छात्रा अपने बेडरूम की खिड़की से कूद गई है। घटना के समय उसके माता पिता को और दादा दादी घर में ही थे, जबकि पिता काम के सिलसिले में बाहर गए हुए थे। और पुलिस ने बताया कि मृतक 2 साल से अवसाद से जूझ रही थी और उसका इलाज भी चल रहा था। हालांकि अब तक किसी सुसाइड नोट का पता नहीं चला। पुलिस मृतक के माता पिता, दोस्तों, स्कूल और डॉक्टर से बयान दर्ज कर रही है ताकि घटना की पूरी वजह सामने आ सके। यह घटना इसी आवासीय परिसर में पिछले 8 महीनों में चौथी आत्महत्या का मामला है। इस परिसर में 2 जुलाई को भी 19 साल के एक छात्र ने जर्मनी जाने के लिए परमिट नहीं मिलने के बाद 42वीं मंजिल से छलांग लगाकर अपनी जान ली थी। पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर मामले की गहन जांच शुरू कर दी है और आसपास के लोगों को और पड़ोसियों से भी जानकारी जुटाई जा रही है। इस घटना से पूरे इलाके में शोक और चिंता की लहर फैल चुकी है। टीवी एक्टर नकुल मेहता और उनकी पत्नी जानकी पारेख के घर 15 अगस्त 2025 को बेटी का जन्म हुआ है। इस खास दिन पर नकुल ने सोशल मीडिया पर फैंस को खुशखबरी दी और बताया कि उनकी बेटी का नाम रूमी रखा गया है। नकुल और जानकी ने एक प्यारा पोस्ट शेयर किया जिसमें उनका बेटा सूफी अपनी छोटी बहन को गोद में लिए नजर आ रहा है। एक फोटो में नकुल अस्पताल में बेटी को निहारते दिखे और एक अन्य तस्वीर ऑपरेशन थिएटर की है जिसमें दोनों हंसते हुए नजर आ रहे हैं। नकुल ने लिखा है कि सूफी को आखिरकार रूमी मिल गई, हमारा दिल अब पूरा हो गया है। टीवी इंडस्ट्री के कई सेलेब्स ने इस मौके पर उन्हें बधाइयां दी। 42 वर्षीय नकुल मेहता और 39 वर्षीय जानकी पारेख अब 2 बच्चों के माता पिता बन चुके हैं। उन्होंने बेटी का नाम रूमी रखा है जो फारसी कवि जलालुद्दीन रूमी से प्रेरित है और सुंदरता का प्रतीक माना जाता है। यह नाम सिर्फ खूबसूरती नहीं बल्कि भावनात्मक गहराई और आध्यात्मिक जुड़ाव भी दर्शाता है। नकुल की ये पोस्ट सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है। फैंस भी उन्हें खूब प्यार और आशीर्वाद भेज रहे हैं। रूमी के आने से मेहता परिवार की खुशियां दुगनी हो गई है। नकुल का ये पारिवारिक पल फैंस के दिलों को भी छू रहा है। टीवी की मशहूर एक्ट्रेस दीपिका कक्कड़ इन दिनों जीवन के सबसे कठिन दौर से गुजर रही है। उन्होंने कुछ समय पहले स्टेज 2 लीवर कैंसर होने की जानकारी दी थी, जिसके बाद उन्होंने सर्जरी करवाई और अब टारगेटेड थेरेपी के जरिए इलाज जारी है। अपने व्लॉग्स और सोशल मीडिया पर दीपिका लगातार हेल्थ से जुड़ी अपडेट्स देती रहती है। पति शोएब इब्राहिम और बेटा रूहान उनका एक मुश्किल घड़ी में सहारा बने हुए हैं। दीपिका ने बताया कि इलाज की प्रक्रिया लंबी और थकाने वाली है, जिससे वह मानसिक और शारीरिक रूप से कमजोर हो रही है। इलाज के चलते छोटी छोटी चीजें भी भारी लगने लगी है। उन्होंने लिखा है कि ऐसे दिन जब इलाज बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, वो वाकई तोड़ कर रख देता है। दीपिका कक्कड़ ने सोशल मीडिया पर शेयर किया कि टारगेटेड थेरेपी की दवाओं के कारण उन्हें घबराहट, अल्सर, हथेली पर चकत्ते और ENT से जुड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने बताया कि दवा के साइड इफेक्ट्स इतने गंभीर है कि यदि सूजन बढ़ती है तो उन्हें अलग से दवाई लगती है। अगले महीने उनका स्कैन और ट्यूमर मार्कर टेस्ट होना है, जिससे उन्हें और चिंता हो रही है। दीपिका के इन अनुभवों ने दर्शकों और फैंस को भावुक कर दिया है। शोएब इब्राहिम ने बताया कि ट्यूमर दोबारा न आए इसलिए इलाज लंबा चलेगा। एक्ट्रेस की हिम्मत और ईमानदारी फैंस के लिए प्रेरणा बनी हुई है। शाहरुख खान सिर्फ अपनी फिल्मों और अभिनय के लिए नहीं बल्कि अपने जवाबों और शानदार सेंस ऑफ ह्यूमर के लिए भी जाने जाते हैं। हाल ही में उन्होंने अपने फैंस के साथ #AskMeSRK सेशन किया, जिसमें उन्होंने ट्रोल को भी मजेदार अंदाज से करारा जवाब दिया। एक यूजर ने उम्र का ताना देते हुए शाहरुख को रिटायरमेंट लेने की सलाह दी, जिस पर उन्होंने जवाब दिया, तेरे सवालों का बचपना जब चला जाएगा तब कुछ अच्छा पूछना, तब तक टेम्पररी रिटायरमेंट में रह प्लीज। ये जवाब सोशल मीडिया पर वायरल हो गया।
एक अन्य यूजर ने उनके बेटे आर्यन खान की अपकमिंग सीरीज को लेकर सवाल पूछा, जिस पर शाहरुख ने हाजिर जवाबी दिखाते हुए ओटीटी प्लेटफॉर्म को मजे में घसीट लिया। ओटीटी प्लेटफॉर्म से भी शाहरुख के अंदाज में जवाब देते हुए टीजर रिलीज की घोषणा कर दी। सेशन के दौरान एक यूजर ने उनकी चोट और सिग्नेचर पोज को लेकर पूछा कि कब दोबारा बाहें फैलाएंगे। इस पर शाहरुख ने कहा है कि वह पूरी कोशिश कर रहे हैं और देश के प्यार और सम्मान से खुद को किंग जैसा महसूस कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इतना प्यार मिलना जिम्मेदारी भी साथ लाता है और वह और मेहनत करना चाहते हैं। कुछ यूजर्स ने नेशनल अवार्ड को लेकर प्रतिक्रिया पूछी, जिस पर किंग खान ने भावुकता से भरपूर जवाब दिया। शाहरुख की अपकमिंग फिल्म किंग में वह अपनी बेटी सुहाना खान और दीपिका पादुकोण के साथ स्क्रीन साझा करते नजर आएंगे। उनका हर जवाब हर बार फिर साबित करता है कि वह सिर्फ अभिनेता नहीं, एक स्मार्ट एंटरटेनर भी है। बॉलीवुड एक्ट्रेस कृति सेनन ने अब पर्दे से बाहर भी सुर्खियां बटोरी है। अपनी शानदार एक्टिंग और लगातार हिट फिल्मों के बाद अब उन्होंने रियल एस्टेट की दुनिया में भी बड़ा दांव खेला है। कृति ने मुंबई के पॉश और हाई प्रोफाइल इलाके में पाली हिल में 78 करोड़ रुपए की कीमत वाला लग्जरी सी फेसिंग पेंट हाउस खरीदा है। करीब 7,500 स्क्वायर फीट में फैला ये पेंट हाउस हर सुविधा से लैस है। इसमें मॉडर्न इंटीरियर, प्राइवेट टेरेस, पर्सनलाइज डेकोर और सी फेसिंग व्यू जैसी ऐसी लग्जरी सुविधाएं हैं जिसमें हर कोई प्रभावित हो जाए। पाली हिल बॉलीवुड स्टार्स का पसंदीदा इलाका माना जाता है, जहां पहले से ही रणबीर कपूर, आलिया भट्ट, जॉन इब्राहिम और कई बड़े सितारे के शानदार घर मौजूद है। अब कृति सेनन भी इस स्टार स्टडेड नेबरहुड का हिस्सा बन चुकी है। बताया जा रहा है कि कृति का ये नया घर न सिर्फ उनकी बढ़ती स्टारडम का सबूत है, बल्कि ये भी दिखाता है कि वो अपने करियर के साथ साथ लाइफस्टाइल को लेकर बड़े फैसले ले रही है। हाल ही में उन्हें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी मिला था और अब उनके इस पेंट हाउस खरीदने से फैंस के बीच चर्चा और बढ़ गई है। कृति के इस लग्जरी इन्वेस्टमेंट ने एक बार फिर साबित किया है कि वो सिर्फ फिल्मों की ही नहीं बल्कि ग्लैमर और लाइफस्टाइल की दुनिया की भी असली क्वीन है। फिलहाल आवाज इंडिया समाचारों में इतना ही। जुड़े रहिए आवाज इंडिया के साथ। जल्द होगी आपसे फिर मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।